नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईक्यू स्टडी जंक्शन में। साथियों, आज एडियो टेस्ट सीरीज का सेट 13 जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज हम लोग जो है 25 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो आपकी होने वाली एडियो परीक्षा में यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आने की 90% चांस है। तो वीडियो को जो है बिना स्किप के अंत तक इस वीडियो में बने रहे। और साथियों, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्त, भाई बहन, फैमिली वाले तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एडियो टेस्ट सीरीज सेट 13। प्रश्न 1, यदि कोई पंच अयोग्य घोषित कर दिया गया हो और फिर भी पंचायत की बैठक में भाग लेता है, तो उस पर किस प्रकार का दंड लगाया जा सकता है? प्रश्न एक में पूछा है कि यदि कोई पंच अयोग्य घोषित कर दिया गया हो और फिर भी पंचायत की बैठक में भाग लेता है, तो उस पर किस प्रकार का दंड लगाया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ₹50 प्रतिदिन का जुर्माना। तो ₹50 का प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है पंच पर। यदि कोई पंच जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो उस पर जो है पंचायत में बैठक में भाग लेता है वह, तो उस पर जो दंड का जो प्रकार है वह ₹50 प्रतिदिन जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर समिति में कितने सहयोजित सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 4। जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर समिति में जो है अधिकतम 4 सहयोजित सदस्य हो सकते हैं। यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न 3 देखते हैं। ग्राम पंचायत के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति का कार्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंगनबाड़ी केंद्रों की देखरेख करना। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति का कार्य क्या है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों की देखरेख करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एडीओ परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आने के चांस है। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन देखते हैं। कथन 1 में दिया है, पंचायत का वार्षिक लेखा सीईओ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कथन दूसरा दिया है, पंचायतों की वित्त स्थिति की समीक्षा पंचायती राज मंत्रालय करता है। कथन 3, पंचायत को वार्षिक लेखा रिपोर्ट विहित अधिकारी को सौंपनी होती है। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो बताओ कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3 तीनों में से कौन सा सही विकल्प होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 3 सही है। 1 और 3 में क्या दिया है? तो पंचायत का वार्षिक लेखा जो है सीईओ द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह बिल्कुल सही कथन होगा। और वहीं पे कथन 3 में जो दिया है, पंचायत को वार्षिक लेखा रिपोर्ट विहित अधिकारी को सौंपनी होती है, तो यह भी सही होगा। तो ऑप्शन ए 1 और 3 सही होगा पंचायत के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कथनों पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, मतदान अभिकर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, मतदान अभिकर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? सही उत्तर है मतदान केंद्र में उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करना। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मतदान अभिकर्ता का मुख्य कार्य जो है मतदान केंद्र में उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करना होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं। उम्मीदवार किसे निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है? प्रश्न 6 में पूछा है कि उम्मीदवार जो है वो किसे निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है? किसी ऐसे व्यक्ति को जो चुनाव प्रचार में उसकी सहायता किया हो। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उम्मीदवार जो है किसी ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन चुनाव किसी ऐसे व्यक्ति को जो
चुनाव प्रचार में उसकी सहायता की हो, उसे जो है निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, उम्मीदवार। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत चुनावों के पुनरीक्षण अधिकारी कौन होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जिला पंचायत चुनाव के जो है पुनरीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन बताना है। कथन 1 देखते हैं, पंचायतों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार राज्य वित्त आयोग निधि प्रदान करता है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही कथन होगा। और दूसरा कथन देखते हैं, पंचायत को प्राप्त होने वाली निधियों का ऑडिट करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत होता है, गलत होगा, क्योंकि ऐसा निधियों को ऑडिट करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को नहीं होता है। तो ये गलत कथन हो जाएगा। कथन 3 देखते हैं, ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में योजनाओं के अनुमोदन और निगरानी का अधिकार होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 जो सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1 और 3 सही होगा। इस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन दिया है, इन कथन में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो ये देखते हैं, पंचायतों को संविधान के तहत अधिकार प्राप्त है। तो ये तो कथन जो है सही है। ये हमने को क्या बताना है, सही कथन क्या नहीं है। बी में देखते हैं, पंचायतों को वित्त सहायता प्राप्त है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा देखते हैं, पंचायतें केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपने सही कथन, कथन सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है पूछा है, तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, आयत में आरक्षित सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? जातिगत संरचना के आधार पर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पंचायत में आरक्षित सीटों का निर्धारण जो है जातिगत संरचना के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोगों को ये जो टेस्ट सीरीज का प्रश्न का लेवल सही लग रहा हो, तो पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया है उस पर जाकर हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहां से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 देखते हैं, पंचायतों में निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 में दिया है, ग्राम पंचायत में यदि कोई निःशक्त व्यक्ति निर्वाचित नहीं होता तो एक व्यक्ति मनोनीत किया जाएगा। दूसरा है, जनपद पंचायत में 2 निःशक्त व्यक्तियों, एक पुरुष एक महिला मनोनीत किए जाएंगे। तीसरा कथन में दिया है, जिला पंचायत में केवल एक निःशक्त व्यक्ति को मनोनीत करने का प्रावधान है। तो बताइए कौन सा कथन सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। ग्राम पंचायत में यदि कोई निःशक्त व्यक्ति निर्वाचित नहीं होता तो एक व्यक्ति मनोनीत किया जाएगा, यह बिल्कुल सही होगा। और दूसरा, जनपद पंचायत में 2 निःशक्त व्यक्ति, एक पुरुष एक महिला मनोनीत किए जाएंगे। तो ये 1 और 2 सही हो जाएगा पंचायतों में निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को लेकर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। एक, पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय अधिकार देने के लिए राज्य सरकारें बाध्य है। तो पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय अधिकार देने के लिए राज्य सरकार बाध्य है, यह कथन जो यह सही हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल असत्य कथन है। दूसरा है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ये है, ये जो है यह भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी
असत्य कथन होगा। तीसरा है पंचायतों को कार्यक्षेत्र संविधान की 11वीं अनुसूची में निर्धारित किया गया है, तो यह कथन सही होगा, लेकिन इस ऑप्शन इसके लिए ये सही कथन है, अपने को बताना है असत्य कथन। तो 1 और 2 सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 1 और 2। प्रश्न 13, संशोधन के अनुसार जनपद पंचायत अध्यक्ष पद में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किस स्थिति में लागू नहीं होगा? जब जिले में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या 50% या उससे अधिक हो तब, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संशोधन के अनुसार जनपद पंचायत अध्यक्ष पद में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान जो है, जब जिले में अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या 50% या उससे अधिक हो तब यह स्थिति जो है लागू नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन क्या नहीं है यह बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाही आयोग की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है यह सही कथन नहीं है। शाही आयोग की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई थी, ये बिल्कुल गलत कथन होगा। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी शाही आयोग ने प्रत्येक गांव में पंचायत होने की सिफारिश की थी, यह कथन बिल्कुल राइट होगा। शाही आयोग ने स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखने की सिफारिश की थी, ये भी कथन सही होगा। और ऑप्शन डी जो है शाही आयोग ने नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका का सुझाव दिया था, तो यह कथन भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन सी यह कथन जो है गलत होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही कथन नहीं है। कथन सही कौन सा नहीं है? तो यही शाही आयोग की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई, यह कथन सही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। पंचायत समिति के सदस्य कौन होंगे? तो ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 16, आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट देखते हैं, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी आदेश के संदर्भ में कोई वाद आवेदन या अन्य कार्यवाही स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल सत्य कथन होगा यह। दूसरा देखते हैं, इस अधिनियम के अधीन अपील के अलावा किसी अन्य तरीके से ऐसे किसी आदेश पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, तो यह भी कथन सही होगा। तीसरा देखते हैं, लोकतंत्र को जागरूक नागरिकों और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है, जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, और भ्रष्टाचार को रोकने तथा सरकारों और उनके यहाँ पे उनके कुछ होगा शासितों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए भी आवश्यक है। तो ऑप्शन 3 भी सही हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ये सभी जो है सही होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण हेतु दल गठन किया जाता है। 1.01 ब्लॉक सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता। दूसरा में दिया है 2.03 या 04 ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण का दल गठन किया जाता है। तीसरा में दिया है 3.06 या 10 ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण का दल गठन किया जाता है। तो सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सूचना आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? राज्य सूचना आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य सरकार के अधीन सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करना जो है राज्य सूचना आयोग की स्थापना का उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 19, आरटीआई एक्ट के तहत सूचना आयोग किसका कार्य होता है? तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी
यानी कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी का परीक्षण करना, अपीलों और शिकायतों का निपटारा करना, सूचना की पब्लिकेशन और प्रोत्साहन करना। तो ये सभी जो है आरटीआई एक्ट के तहत जो है सूचना आयोग का कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रथम चरण कब से कब तक चला? प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रथम चरण कब से कब तक चला यह बताना है। तो 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक चला प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रथम चरण, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 21, जल जीवन मिशन ग्रामीण में केंद्र और राज्यों के बीच व्यय का बंटवारा निम्नलिखित अनुपात में किया जाता है। निम्न विकल्प में सत्य कथन बताना है। तो सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 50:50 होगा, 50:50, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सहायता, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जल जीवन मिशन ग्रामीण में केंद्र और राज्य के बीच व्यय का बंटवारा के अनुपात में, तो ये सभी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न 22 देखते हैं। सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण कार्य हेतु कार्यक्रम से संबंधित दस्तावेज पत्राचार के कितने दिवस के भीतर क्रियान्वयन हो गया, यहाँ पे क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान है? तो 7 दिवस के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण कार्य हेतु कार्यक्रम से संबंधित दस्तावेज पत्राचार को 7 दिवस के भीतर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 23, बर्तन बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बर्तन बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24, बैंक क्रेडिट लिंकेज योजना के तहत वर्ष 2024-25 सितंबर तक कितने स्व सहायता समूह को ऋण प्रदान किया गया? तो कितने ऋण प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा 52,270। बैंक क्रेडिट लिंकेज योजना के तहत वर्ष 2024-25 में सितंबर तक 52,270 स्व सहायता समूह को ऋण प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न 25, चक्रीय निधि से वर्ष 2024-25 सितंबर तक कितने स्व सहायता समूह को सहायता दी गई? 12,842 स्व सहायता समूह को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चक्रीय निधि से वर्ष 2024-25 सितंबर तक जो है 12,842 स्व सहायता समूह को सहायता दी गई, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका से 25 प्रश्न इस वीडियो में देखे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।